सभी को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके कुछ टॉपिक मैंने अपने पिछले वीडियो में किया, जैसे कि यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उनका रिलेशन वगैरह ये सब हमने डिस्कस किया। उसी कंटिन्यूशन में जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और इक्विलिब्रियम क्या है उसको साथ में जोड़ करके हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। हिंदी में इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं संतुलन, और संतुलन का मतलब है बैलेंस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यहाँ मतलब हो गया कि कंज्यूमर बैलेंस हो, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, कंज्यूमर एकदम सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में हो, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अगर इसका मीनिंग ही हमें समझना है तो मीनिंग तो देखिए इसका ये हो गया कि द मेन ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात हमें यहाँ ये समझना है कि कोई भी जो कंज्यूमर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एज अ कंज्यूमर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो एज अ कंज्यूमर जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या करें, गेन करें। The main objective of the consumer is to get satisfaction, maximum satisfaction. Whatever income you have, by paying that income, by spending money, you should get the maximum satisfaction. This is your objective. और अगर कोई कंज्यूमर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करता है, वो उसको पूरा करता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। दैट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस होता है, इक्वलाइजेशन होता है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सिचुएशन किस तरीके से इक्विलिब्रियम में होती है। एक जनरल आप बैलेंस देखते हैं, तुला जिसे हम कहते हैं, तराजू जिसे हम कहते हैं, और उस तराजू में हम क्या करते हैं कि एक तरफ वेट होता है, एक तरफ सामान होता है, और जब तक वेट और सामान दोनों बराबर नहीं हो जाते, हम सामान को कम ज़्यादा करते रहते हैं, या वेट को हम कम ज़्यादा करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैलेंस में आ जाता है, जैसे ही वो एक सही पोजीशन में आ जाता है कि 1 kg के बराबर ही 1 kg की क्वांटिटी की कमोडिटी आ गई, उसके बाद ना हम बैलेंस को चेंज करते हैं, वेट को चेंज करते हैं, और ना ही हम सामान को चेंज करते हैं। तो इन द सेम वे व्हेन कंज्यूमर कम्स इन द सेटिस्फैक्शन, he does not want to change, make any change, or he remains in that situation, and that is the consumer equilibrium. तो बच्चों, ये मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक जनरल भाषा में समझाया। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज इनकम। जितनी उसकी इनकम है उससे उसको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज इन हिज पैटर्न ऑफ कंजप्शन। और वो अपने, अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में है, तो फिर वो अपने जो कंजप्शन का पैटर्न है या जो कंजप्शन है उसमें किसी तरह का कोई चेंज कंज्यूमर नहीं करेगा। ही विल नॉट मेक एनी चेंज इन दैट कंजप्शन पोजीशन। तो ये मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आगे इसको चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, इसकी 2 अप्रोचेज़ हम पढ़ते हैं। एक आती है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, सिचुएशन को समझने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 अप्रोच हैं। एक अप्रोच कहलाती है कार्डिनल अप्रोच, इसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच हमारी आ जाती है ऑर्डिनल अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि 1 इज़ कार्डिनल अप्रोच एंड अनदर इज़ ऑर्डिनल अप्रोच। और ये अप्रोच किसकी है बच्चों? ये अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो थ्योरी है, उस थ्योरी के हमने 2 पार्ट कर रखे हैं या 2 पार्ट किए हुए हैं। एक है ऑर्डिनल अप्रोच और एक है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, अगर कंज्यूमर की बात हो रही है तो सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है कि उसको जो भी वो गुड्स एंड सर्विस यूज़ करेगा उनसे उसको कितना सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलेगा। और जब ये गुड्स एंड सर्विस की सेटिस्फैक्शन की बात होगी, तो यहाँ 2 अप्रोच ऐसे हो गई कि एक अप्रोच जिसे मार्शल ने दिया, ये जो कार्डिनल अप्रोच है, इस अप्रोच को दिया मार्शल ने,
यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि कार्डिनल अप्रोच जो दिया इट वाज गिवन बाय मार्शल, और दूसरी जो ऑर्डिनल अप्रोच है इट वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ये दो जो है वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दिया, और उसका नाम था हिक्स, उनका नाम था हिक्स एंड एलन। कई बार क्वेश्चन जो है वो दोनों में डिफरेंस का भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो यहाँ जो हम बात समझा रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैंने आपको मीनिंग समझाया कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की पोजीशन में होता है अपनी इनकम को खर्च करके, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, एक कार्डिनल अप्रोच है और एक ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिलती है गुड्स एंड सर्विस के कंजप्शन से, उस यूटिलिटी को हम ये मान करके चलते हैं कि नंबर्स में मेज़र किया जा सकता है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम मेजर में मतलब नंबर्स में मेज़र कर लें, लेकिन मार्शल ने इसको एज्यूम किया, ऐसा माना कि वो जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलेगा उस सेटिस्फैक्शन को वो मेज़र कर सकता है किसमें, नंबर्स में। दूसरी जो अप्रोच है वो ऑर्डिनल अप्रोच है, और ऑर्डिनल अप्रोच में माना जाता है कि, और ये सही भी है, कि कंज्यूमर को मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में कम से कम हम मेज़र नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो हिक्स और एलन ने कहा कि उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है क्रम, सीरियल, कि कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है और कौन सी चीज़ मुझे कम पसंद है। तो उसके एक हम कहते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो वाला ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में। और कार्डिनल अप्रोच में हम क्या लेते हैं, नंबर्स लेते हैं कंज्यूमर के यूटिलिटी के कंटेक्स्ट में। इनको वन बाय वन डिटेल में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या ऑर्डिनल अप्रोच है, आप इनको नोट कर सकते हैं, क्या ऑर्डिनल अप्रोच है, क्या जो है वो कार्डिनल अप्रोच है। इसको वन बाय वन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका कार्डिनल अप्रोच। एक बार इसको जो भी हमने इसमें बताया है उसको मैं आपको डेफिनेशन या जो मीनिंग है उसको दिखा देते हैं कि क्या ये है यहाँ पर। तो देखिए ये आपके सामने दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। मीनिंग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रहेगा वो सभी अप्रोच में सेम ही रहेगा। तो कार्डिनल अप्रोच, इन दिस अप्रोच यू कैन सी दैट इन दिस अप्रोच यूटिलिटी ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और जो नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेज़र करेंगे तो उस यूटिलिटी को मेज़र करने की जो यूनिट है दोस्तों वो है यूटिलिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, क्योंकि कोई भी चीज़ मेज़र करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। हम डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वेट को किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, मिलीग्राम में मेज़र करते हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी यूटिलिटी होगी उसको मेज़र करने के लिए जो हमें यूनिट चाहिए वो यूनिट क्या है, यूटिल्स है। ये मार्शल ने दी अकॉर्डिंग टू मार्शल। इसके बाद देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी जस्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज दिस सिचुएशन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चाहे ऑर्डिनल अप्रोच हो चाहे कार्डिनल अप्रोच हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आता है आपका यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। यूटिलिटी अप्रोच ही हमारी क्या है, कार्डिनल अप्रोच है। दिस इज कार्डिनल अप्रोच, जिसमें कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और जब हम यूटिलिटी अप्रोच लेते हैं या कार्डिनल अप्रोच लेते हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, एक तो हम इसमें वन कमोडिटी के केस में इसको पढ़ते हैं, और दूसरा आपका आ जाता है टू कमोडिटी या टू से ज़्यादा कमोडिटी के केस में हम इसको स्टडी करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसका मीनिंग हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच हो गई, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऑर्डिनल में यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता, इट कैन बी ओनली, इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल ऑर्डर दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच दी मार्शल ने, ऑर्डिनल अप्रोच दी हिक्स एंड एलन ने। कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, और कार्डिनल अप्रोच के केस में
हम दो केसेस में, दो कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। एक है आपका इन द केस ऑफ वन कमोडिटी और दूसरा है आपका इन द केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी केसेस। तो आई थिंक यहाँ तक जो मैंने समझाया आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और यूटिलिटी अप्रोच में किस तरीके से या कार्डिनल अप्रोच में किस तरीके से एक कमोडिटी का केस या दो कमोडिटी का केस है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, अब वन कमोडिटी का केस हम लेते हैं, लेकिन वन कमोडिटी का केस लेने से पहले यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये जो अप्रोच हमने दी उसके कंटेक्स्ट में, या जो अप्रोच मैंने यहाँ पढ़ाई है इस अप्रोच के कंटेक्स्ट में कुछ एजम्पशन लेकर के चलना होगा। एजम्पशन का मतलब है कि अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको और बढ़िया तरीके से समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट जो है बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ों को मान लेते थे। तो वही एजम्पशन हम यहाँ पर भी लेके चलते हैं। तो क्या एजम्पशन है समझिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एजम्पशन, पहली बात कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। द फर्स्ट थिंग इज दैट द कंज्यूमर इज रैशनल। और कंज्यूमर रैशनल है इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर में बहुत बुद्धि है, वो विवेकशील है, उसको पता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना है और कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या प्राइस हो सकती है, क्या होनी चाहिए, सब बातों का कंज्यूमर को पता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। सेकंड चीज़ है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, जिसका भी जस्ट मैंने बताया। कार्डिनली का मतलब कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र किया जा सकता है। ये भी एक एजम्पशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो कमोडिटी की यूटिलिटी है उसको एटलीस्ट नंबर्स में हम मेज़र नहीं कर सकते। बट टू अंडरस्टैंड आवर थ्योरी here we assume that the utility can be measured in terms of numbers. The third thing is that the marginal utility of money remains constant. अभी हमने just मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था law of diminishing marginal utility. That means कि as we consume more and more goods and services, then the marginal utility decreases. But in the case of मनी के केस में ये माना जाता है और ये ऐसा होता भी है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होती है या रहती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी अगर किसी को मिलता है तो उससे उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कभी कम नहीं होता। इसलिए मान के चलते हैं कि ये क्या है, रिमेन कांस्टेंट। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन फिक्स्ड। यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, कमोडिटी की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। देन देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट में और कंज्यूमर के प्रेफरेंस में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा। कंज्यूमर हैज़ द परफेक्ट नॉलेज। और लास्ट एजम्पशन हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर को पूरी की पूरी नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि कंज्यूमर को पता है कि कौन सी चीज़ किस प्राइस में मार्केट में बिक रही है। दिस इज़ द perfect knowledge and consumer has this perfect knowledge. So to understand the situation of consumer equilibrium in case of one commodity we have to assume all these points. इन सब पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हमारे एजम्पशंस हो गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपके सामने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। दैट मीन्स कि हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी का कंजप्शन करता है, केवल एक ही कमोडिटी का कंजप्शन करता है, और हमें ये तय करना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि वी हैव टू फाइंड हेयर दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कंज्यूमर हैज़ टू बी परचेज्ड सो दैट ही कैन बी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कितनी यूनिट को परचेज करे जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये बताना पड़ेगा हमारे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में। तो देखिए इफ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी दैट ही देन हिज इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। अब अगर वो केवल एक कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है या उसका जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। पहला प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जो गिवन कमोडिटी है उसकी प्राइस क्या है, एक तो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं
कि अगर कंज्यूमर केवल एक कमोडिटी का कंजप्शन करता है तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा। और इसको डिसाइड करने के लिए हमने ऊपर जो भी जस्ट आपको एजम्पशंस बताई वो सारी एजम्पशंस हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर प्राइस ऑफ कमोडिटी की प्राइस क्या है, और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी जो हर सक्सेसिव यूनिट से कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है उसका मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। उससे हम पता करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट का कंजप्शन करे जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये आपको यहाँ पर पता करना है। तो देखिए दो फैक्टर पे बता दिया मैंने आपको, एक है प्राइस और एक है दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। अब आ जाइए हम कैसे समझते हैं इसको कि कैब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। मैं सब आपको डायग्राम से टेबल से सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके समझाऊंगा। एक कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। इट मीन्स देखिए कि कोई भी कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में कब होगा कि वो जो कंज्यूमर है वो उस कमोडिटी की जितनी प्राइस पे कर रहा है वो प्राइस उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दैट मीन्स कि Px शुड इक्वल्स टू MUX। x यहाँ क्या है, x यहाँ पर कमोडिटी है। हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर x कमोडिटी को यूज़ कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस x कमोडिटी के लिए दिए जाने वाला प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो, बराबर हो। दैट मीन्स PUX इज इक्वल टू MUX। This situation can be explained with the help of following table and diagram. Here it is assumed that price of commodity is constant. हम इसको एक टेबल से समझते हैं। बच्चों आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो टेबल बेस्ड आते हैं। अब डायग्राम थोड़े कम पूछे जाते हैं और टेबल ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर टेबल से इस बात को समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कैसे होगा। तो देखिए आपके सामने ये टेबल है और यहाँ हम ये मान लेते हैं कि जो कमोडिटी की प्राइस है ये प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। तो आपके सामने देखिए ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, यहाँ पर हमने ये प्राइस ले लिया है और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है। ये सब एज्यूम्ड है, ये मान के चल रहे हैं, एक सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। और यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको भी डियर स्टूडेंट्स यही सब टेबल और मीनिंग वगैरह इसी तरीके से लिखने हैं। जो कुछ भी मैंने स्लाइड्स में लिखा है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल में मिल सकता है, उसका मैं यहाँ लिंक दूंगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सब को अपने हाथ से नोट करते जाइए, अपने हाथ से आप नोट्स बनाइए, वो आपको ज़्यादा लर्निंग देंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी और याद भी जल्दी अच्छे तरीके से जल्दी होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कंज्यूमर कोई यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, वो यूनिट है 1 2 3 4 5 और यहाँ हम प्राइस को क्या मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं जो कि फिक्स है। और इधर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है जो कि एज़ पर द लॉ ऑफ DMU यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसको कितने यूनिट का कंजप्शन करना चाहिए, यानी कि उसको 1 यूनिट का कंजप्शन करना चाहिए, 2 का करना चाहिए, 3 का करना चाहिए या 4 का करना चाहिए या फिर 5 यूनिट का या फिर 6 यूनिट का कंजप्शन कंज्यूमर को करना चाहिए। आप यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट्स का कंजप्शन करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस कमोडिटी की प्राइस और उसकी जो MU है वो दोनों क्या हों, बराबर हों। तो ये कहाँ बराबर हो रहा है, ये 4 यूनिट में बराबर हो रहा है। तो सीधा सा मतलब हो गया कि अगर कंज्यूमर 4 यूनिट्स का कंजप्शन करता है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। और क्यों होगा, क्योंकि 4 यूनिट का कंजप्शन करने से कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो उसकी प्राइस है वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि
जितना प्राइस वो पे कर रहा है उसको उतनी ही यूटिलिटी मिल गई, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसको एक बार हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, डायग्राम से हम इसको समझते हैं, और ये आपके सामने डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया कि इधर हमने प्राइस लिया है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर हमने प्राइस लिया है और इधर हमने क्वांटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी यूनिट ली है। एमयू क्या होता है, डिक्लाइन होता है, लगातार ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसको आप आगे तक ले जा सकते हैं क्योंकि एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, तो यहाँ ये नेगेटिव हो रहा है। ई पॉइंट वो है जो इक्विलिब्रियम का है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एट दिस पॉइंट बोथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स आर इक्वल टू ईच अदर। हमने प्राइस लाइन को कांस्टेंट कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, इसलिए प्राइस हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं यूनिट्स का, वैसे वैसे एमयू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इस ई पॉइंट पर दोनों बराबर हैं, इसलिए कंज्यूमर जो है वो ओ क्यू, इस डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो जब कंज्यूमर ओ क्यू क्वान्टिटी का कंजप्शन करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर हम टेबल के हिसाब से देखें तो जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स का कंजप्शन करेगा तो वो क्या होगा, तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। आई होप आपको यहाँ तक ये सब बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखिए, आगे अगर हम देखें तो यहाँ ये समझते हैं कि भाई जो कंज्यूमर है वो अगर ज़्यादा यूनिट का या कम यूनिट का कंजप्शन करता है तो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता। एक बार वापस आप टेबल देखिए। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर अगर कंज्यूमर सपोज़ करिए कि 2 यूनिट्स का कंजप्शन करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है 30, वो उसकी प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, तो फिर वो यहाँ पर कंजप्शन इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होगा। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर कंज्यूमर 1 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, अगर कंज्यूमर 1 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है तो जो एमयू है वो ज़्यादा है और प्राइस जो है वो कम है। इसका जो सीधा सा मतलब हुआ वो ये हुआ कि कंज्यूमर उस कम्युनिटी के लिए जो प्राइस दे रहा है वो प्राइस तो है कम और जो यूटिलिटी उसको मिल रही है वो है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कंज्यूमर को लग रहा है कि मैं जब इस 1 यूनिट का कंजप्शन कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, इसलिए जब उसको यहाँ फ़ायदा हो रहा है, जब उसको यहाँ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो फिर वो और कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाएगा। कई बार हम देखते हैं कि मॉल में सेल लगी होती है। सेल में कहते हैं कि साहब अगर आप 1 kg अगर पोटैटो लेते हैं या 1 kg टमाटर लेते हैं तो इसका ये भाव लगेगा, और अगर आप 2 किलो लेते हो तो उसके साथ जो है 1 किलो फ्री हो जाएगा। यानी कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने पर क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको हो सकता है कि आप 1 किलो या आपको आलू चाहिए, लेकिन आप आलू कितने लेके आ जाएंगे, 2 किलो आलू लेके आ जाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि उससे 1 किलो हमारे को फ्री मिलता है। हम जैसे कई बार कपड़ों के शोरूम में जाते हैं कि भाई एक शर्ट तो जो है वो 500 रुपये का है, लेकिन 2 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री है, तो फिर आप हिसाब लगाते हैं कि 2 शर्ट 1000 रुपये की आई, उसके साथ 1 शर्ट फ्री में आ गई, तो 3 शर्ट जो है वो 1000 रुपये की पड़ी। तो इस हिसाब से तो हमारी 333 रुपये की 1 शर्ट पड़ गई, और अगर हम एक ही लेते हैं तो ये 500 रुपये की आएगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर आप समझिए कि जैसे ही हम जब हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि कंज्यूमर को जब कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है प्राइस से, तो वो क्या करेगा, और कंजप्शन बढ़ाएगा। वो चाहेगा कि कंजप्शन और बढ़े, तो वो कंजप्शन को बढ़ाता जाएगा, और वो तब तक कंजप्शन को बढ़ाएगा जब तक कि उसकी प्राइस जो है वो उसको मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से या मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर जब तक वो नहीं हो जाता है। तो ये चौथी यूनिट पर दोनों बराबर होते हैं तो कंज्यूमर यहाँ सेटिस्फैक्शन में होगा।
अगला जो हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है वो ये कि सर वो 5 यूनिट का कंजप्शन क्यों नहीं करेगा। इसका तो जवाब देखो बच्चों बिल्कुल सीधा सीधा है कि साहब वो 5 यूनिट का कंजप्शन क्यों नहीं करेगा, 4 पे क्यों रुक जाएगा। आप कह रहे हो कि वो बढ़ाते जाएगा, तो बढ़ा क्यों नहीं रहा, फिर वो 5 पे आगे क्यों नहीं जा रहा, वो 4 के आगे क्यों नहीं जा रहा, 5 पे क्यों रुक 4 पे क्यों रुक रहा है, 5 पे क्यों नहीं जा रहा। तो उसका तो सीधा सा जवाब ये है कि अगर वो 5 यूनिट का कंजप्शन करता है तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो गई, 0, जबकि प्राइस कितना पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है। यानी कि यहाँ जो वो प्राइस पे कर रहा है वो तो हो गया ज़्यादा, और जो यूटिलिटी उसको मिल रही है वो हो गई कम इस प्राइस के कंपैरिजन में, यहाँ तो 0 ही हो गई। तो इसलिए फिर वो 5 यूनिट तक नहीं जाएगा और वो चौथी यूनिट पर ही रुक जाएगा। तो इसलिए वो 4th यूनिट का जब कंजप्शन करेगा तभी उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंज्यूमर होगा। ये हम सिचुएशन बताते हैं। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो हम ये दो जो कंडीशन हैं, ये जो दो कंडीशन है जो हमने लिखी हैं कि व्हेन MU इज ग्रेटर देन प्राइस और व्हेन MU इज लेस देन प्राइस, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ये चीज़ भी बता सकते हैं। आई होप कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए। इकोनॉमिक्स के कोई भी डाउट मैं यहाँ पर आपके क्लियर करूँगा और अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की और जो कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगले वीडियो तक आपको थैंक यू, गुड बाय।